यस सर। हाँ, तो गुड इवनिंग एक बार फिर से आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे अभी एयर कंडीशनिंग। ठीक है, हम कहाँ चले गए थे? रेफ्रिजरेशन हमने पढ़ लिया था। अब हम कहाँ पहुँच गए थे? एयर कंडीशनिंग में। नाउ एयर कंडीशनिंग क्या होती है कि हम क्या करते हैं, चार चीजें कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक तो टेम्परेचर एयर का कंट्रोल करते हैं, दूसरा इसकी एयर की वेलोसिटी कंट्रोल करते हैं, तीसरा उसकी ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं, और चौथा उसकी प्योरिटी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, इन चारों चीजों का अगर साइमल्टेनियस कंट्रोल यदि हम करें तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एयर कंडीशनिंग। अब एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट पढ़ने से पहले हमें अपनी जो एयर है हमारे पास, उस एयर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब जो वो एयर है वो दो पार्ट का समेशन है। एक पार्ट हुआ ड्राई एयर, एक पार्ट हुआ ड्राई एयर। ड्राई एयर मतलब क्या हुआ कि ओनली एयर। ठीक है ना, ड्राई एयर मतलब जिसमें क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है, ठीक है, और बाकी अदर गैसेस। ठीक है, तो ये तो हो गया ड्राई एयर। अभी तक शायद कुछ लोगों को लगता होगा कि सिर्फ ड्राई एयर ही क्या है, एयर है, लेकिन इसमें क्या रहता है, वाटर वेपर भी रहता है। वाटर वेपर मतलब स्टीम जिसे बोलते हैं, वाटर के पार्टिकल रहते हैं जिसे हम वाटर वेपर बोलते हैं, स्टीम। तो ये मैंने कल आपको बताया था दोस्तों, कल की क्लास में डिस्कस हुआ था कि जो स्टीम होगी या तो वो सैचुरेटेड स्टीम होगी, सैचुरेटेड स्टीम होगी, ठीक है, और ये या तो वो क्या होगी, सुपर हीटेड स्टीम होगी। ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, यदि वो अगर किसी मॉइस्ट एयर में, ठीक है, जो वाटर वेपर है वो सैचुरेटेड कंडीशन में है, तो उस एयर को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड एयर। ये कल भी लिखा दिया है, आज भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और यदि उसमें क्या होता है, सुपर हीटेड वाटर वेपर है, सुपर हीटेड स्टीम है, तो उसे बोलेंगे क्या? अनसैचुरेटेड एयर। अनसैचुरेटेड मतलब वो सैचुरेटेड नहीं हुई है अभी, अनसैचुरेटेड एयर। ओके, तो मॉइस्ट एयर मतलब जो भी एयर है उसे, एयर जो हमारे चारों तरफ अवेलेबल है वो क्या वो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब स्टीम। ठीक है, वाटर वेपर दो टाइप से रह सकते हैं, एक सैचुरेटेड, एक सुपर हीटेड। ये आपको कल पढ़ा दिया था आपको। देखो, किसी भी प्रेशर में, अभी आगे पढ़ाएंगे कि प्रेशर कौन सा है एग्जाम्पल में, कि जो वाटर वेपर है, जो स्टीम है, उसका प्रेशर क्या है, ये है। तो या तो स्टीम कब बोलेंगे हम, या तो इस लाइन में होगी, ठीक है ना, और या तो इस रीजन में होगी। अब इस प्रेशर की बात हो रही है, तो इस प्रेशर की बात हो रही है, तो इस प्रेशर में या तो स्टीम यहाँ पे होगी, या यहाँ होगी, या यहाँ होगी, या यहाँ होगी। ठीक है, इस प्रेशर लाइन में होगी। ठीक है, जो वाटर वेपर होगा वो इस कंडीशन में होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वाटर वेपर इस कंडीशन में, तो ये क्या है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन में, तो ये क्या हुआ, सुपर हीटेड। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। हेलो, अब देखिए यस सर, आवाज सही आ है। रही है सबको? सुपर हीटेड, ठीक है, अभी सही है। सही है सर। ठीक है, चलो दोस्तों बढ़ते हैं, लगभग 26 आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सैचुरेटेड और सुपर हीटेड समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये ज्यादा इसमें बात बताने की जरूरत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एयर आपको समझ में आ गया। अब देखो, अगर ड्राई एयर पार्ट होता, जैसे जो एयर है, ऐसे हम बोलते हैं कि एयर क्या है, एक आइडियल गैस है, परफेक्ट गैस है, ठीक है ना, बोलते हैं। लेकिन अगर एसी में देखा जाए, एयर कंडीशनिंग में यदि हम देखें, तो एसी में क्या, हम मॉइस्ट एयर के, क्योंकि हमें ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करनी है। हमें क्या करनी है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब जो वाटर वेपर है उसे भी कंट्रोल करना है। एयर में जो मौजूद वाटर वेपर है उसे भी कंट्रोल करना है।
तो हम मॉइस्ट एयर को प्योर सब्सटेंस ना मान के, ठीक है, क्या मानते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ, प्योर सब्सटेंस का मतलब हुआ कि केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, आप देखते होंगे प्लेस टू प्लेस ह्यूमिडिटी चेंज होती है। चेंज मतलब उसमें अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, उस एयर में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर क्या होता है, चेंज होता है। जैसे सी के अगर किनारे जाएं आप तो वहां वाटर वेपर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर डेजर्ट में जाएं तो वहां पे वाटर वेपर क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब जैसे बोलते हो ना कि आज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा का मतलब क्या कहना चाहते हैं लोग कि आज जो एयर में वाटर वेपर जो मौजूद है वो क्या क्या है, ज्यादा मौजूद है, ठीक है ना, ठीक है। और अब सर्दियों में क्या हो जाता है, ड्राई इन्वायरमेंट हो जाता है। ड्राई इन्वायरमेंट मतलब वाटर वेपर क्या होता है, बहुत कम होता है। समझ में आ गया, वाटर वेपर कम होता है तो एकदम सूखा सूखा लगने लगता है आपको, ड्राई, ठीक है ना। तो सेम चीज क्या हो जाती है, विंटर सीजन में क्या हो जाती है, ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और समर सीजन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर वेपर से, ठीक है, अभी आगे बताएंगे आपको। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या बोला, डाल्टन्स, ठीक है, ये पढ़ना जरूरी है तो इसलिए ये पढ़ लेते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सर हाँ सर शायद आप रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए हैं। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है दोस्त, आज कर दिया था मैंने, ठीक है। ठीक है दोस्तों, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि यदि मैं एक कंटेनर लूं, कंटेनर मतलब कोई भी एक चीज लूं, ठीक है, ये कोई कंटेनर लिया मैंने, ठीक है, इसमें मैं दो गैस लूं, कितने, गैस 1 एंड गैस 2, इन दोनों का होमोजीनियस क्या लूं, मिक्सचर लूं, ठीक। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ये गैस 1 और गैस 2 दोनों जगह क्या है, सेम, मतलब दोनों आपस में बहुत अच्छे से मिली हुई है। यदि मैं यहाँ इस जगह देखूं, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम परसेंटेज ऑफ गैस 1 मिलेगी और सेम परसेंटेज ऑफ गैस 2 मिलेगी। और इस कोने में देखूं तो यहाँ पे भी सेम परसेंटेज ऑफ गैस 1 मिलेगी और सेम परसेंटेज ऑफ गैस 2 मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो अभी एक कंटेनर लिया दोस्तों मैंने, जहां मैंने गैस 1 और गैस 2 दो गैसों का मिक्सचर लिया। उस इसका जो वॉल्यूम है ये क्या है, V है, ठीक है। अब मैंने इसका प्रेशर मेजर करना था, इसका कि इसका प्रेशर कितना है। तो मैंने एक क्या लगाया, एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगाई, ठीक है ना, जिसने बताया कि इसका प्रेशर जो दोनों गैस का प्रेशर है वो क्या है, P है। और इसके अलावा मुझे इसका टेम्परेचर मेजर करना था, तो मैंने एक थर्मोमीटर लगाया यहाँ पे, जिस थर्मोमीटर ने मुझे बताया कि इसका टेम्परेचर क्या है, T है। ओके, ठीक है। तो ये है एक होमोजीनियस मिक्सचर, ये जो बना रहा है ये है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैस 1 एंड 2, आइडियल गैस 1 एंड 2, ठीक है। ये होमोजीनियस मिक्सचर है, नॉन रिएक्टिंग है, ठीक है, आपस में रिएक्ट नहीं कर रही है लेकिन मिक्सचर है, ठीक है। अब मैं इसके ये अंदर देखूं दोस्तों, तो मैं सबसे पहले इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसमें n है। और ये n किसको किसको मिलकर बने, n जो ये मिले हैं, ठीक है ना, ये n जो मोल है ये किसको किसको, एक तो n1 गैस के, दूसरा n2 के, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है कि गैस 1 के जो मोल है वो क्या है, गैस 1 के जो मॉलिक्यूल्स है वो n1 है, और गैस 2 के मॉलिक्यूल क्या है,
N2 है, तो इन दोनों के जब सम करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। ठीक है, सेम चीज यदि मैं टोटल मास के लिए लिखूं कि टोटल मास क्या होगा दोस्तों, टोटल मास यदि m है तो इसका इंडिविजुअल मास में यदि मैं कैलकुलेट करूं तो m इक्वल टू हो जाएगा m1 प्लस m2, मतलब गैस 1 का मास प्लस गैस 2 का मास। अब डाल्टन्स ने क्या कहा दोस्तों, यहां तक तो हमें डाल्टन्स ने कहा कि इन द डाल्टन्स मॉडल, ठीक है, इन द डाल्टन्स मॉडल, ठीक है, हमने क्या कहा कि हम इस गैस 1 और गैस 2 का क्या करते हैं कि गैस 1 और गैस 2 को अलग अलग रखते हैं। मैंने क्या कहा दोस्तों कि इन्होंने कहा कि देखो वॉल्यूम, इस सेम वॉल्यूम के दो दो फ्लास्क लेंगे हम, या दो जो भी चीज, ठीक है, दो कंटेनर लेंगे सेम वॉल्यूम के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दो दो कंटेनर लेंगे सेम वॉल्यूम के, चलो ले लेते हैं, दो कंटेनर ले लेते हैं सेम वॉल्यूम के। ठीक है, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। ठीक है, सेम वॉल्यूम के दो कंटेनर ले लेते हैं, इसका वॉल्यूम भी V है, इसका वॉल्यूम भी क्या है, V है। और दूसरा हम टेम्परेचर सेम रखते हैं, इसका टेम्परेचर भी क्या रखते हैं, टेम्परेचर भी T रखते हैं, और इसका टेम्परेचर चलो रेड से बना लेते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर जब थर्मोमीटर से मेजर किया तो इसका भी T है। ठीक है, और यहाँ पे भी मेजर किया तो इसका भी T है। देखो क्या किया, गैस 1 गैस 2 को अलग अलग कर दिया, यहाँ पे गैस 1 है अब और यहाँ पे गैस 2 है। ठीक है, वॉल्यूम सेम रखा एंड टेम्परेचर सेम रखा, तो यहाँ पे लिख ले रहा हूं मैं सेम वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T, सेम वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T। तो अब यहाँ पे अंतर, जब हमने प्रेशर देखा दोस्तों, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, P1 हो गया, और यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, P2 हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो वॉल्यूम भी रखा, वॉल्यूम सेम रखा, ठीक है, टेम्परेचर सेम रखा, लेकिन प्रेशर में चेंज आ गया। प्रेशर में क्यों चेंज आया गया, क्योंकि प्रेशर कुछ नहीं होता, प्रेशर क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर ज्यादा होंगे तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटमॉस्फेयर क्या प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि जितने एयर के मॉलिक्यूल हमसे हिट कर रहे हैं, तो जो हिट का जो एवरेज फोर्स है, पर यूनिट फोर्स है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक है, प्रेशर होता है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो पर यूनिट एरिया जो फोर्स लगा रहे हैं ये मॉलिक्यूल, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम कर दिया हमने, गैस 1 के N1 रख दिए और गैस 2 के क्या रख दिए, N2 रख दिए। यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है, N1 मॉलिक्यूल है। तो अब इससे आपको पता चल रहा था कि पहले किसी वॉल्यूम V में N मॉलिक्यूल थे, मतलब टोटल मॉलिक्यूल क्या थे, N1 प्लस N2, इसका मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल थे। ज्यादा मॉलिक्यूल थे तो प्रेशर भी क्या था, ज्यादा था। लेकिन अब सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर में मैंने गैस को क्या कर दिया, अलग कर दिया है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। ओके, अब आपको मैंने बताया था ना ये आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस वाले फॉर्मूले लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालूं तो N इक्वल टू क्या होता है, P V डिवाइड बाई RT। ठीक है, ठीक है, R क्या हो जाएगा, R बार हो जाएगा। R बार क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, 8.314 जिसे बोलते हैं ना, वो चीज। ठीक है,
ठीक है, तो ये आ गया n इक्वल टू क्या आ गया, पी वी डिवाइड बाई आर बार टी, ये फर्स्ट लॉ से। यहाँ पे यदि मैं n1 इक्वल टू लिखूं तो n1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 प्रेशर क्या हो गया, P1 हो गया, P1 भी डिवाइड बाई आर बार टी, ठीक है। और यहाँ पे n2 इक्वल टू क्या हो गया, P2V डिवाइड बाई आर बार टी। देखो ध्यान से देखो, वॉल्यूम सेम रखा, टेम्परेचर सेम रखा, आर बार क्या सब चीज के लिए सेम रहता है, आर बार की वैल्यू क्या रहती है बताओ जरा, 8.314 जूल पर किलो मोल केल्विन, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो हाँ लिखे, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, आर बार की जो वैल्यू होती है वो सब चीज के लिए क्या रहती है, 8.3143, जिसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, 3143 किलो जूल पर केजी, ठीक है, पर केजी मोल केल्विन या किलो मोल केल्विन, कुछ ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू आपको समझ में आ गया, n2 की वैल्यू समझ में आ गया। अब आप इस वाले फॉर्मूले में ये वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में ये वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि n इक्वल टू क्या है, n1 प्लस n2। अब मैं n इक्वल टू n क्या है, पीवी बाई आर टी, ठीक है, इक्वल टू n1 क्या है, P1 V आर टी, ठीक है, प्लस n2 क्या है, P2 V आर टी, ठीक है। तो इस चीज से पता चला दोस्तों, इस चीज से पता चला, देखो V बाई यहाँ पे ये छूट गया, आर बार छूट गया, ठीक है। अब इससे ये पता चला कि आर बार टी, आर बार टी, वी आर बार टी, वी आर बार टी, हर जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब कि जो प्रेशर है, जो प्रेशर है, जब हम दोनों के गैस का मिक्सचर कर रहे थे, जो प्रेशर है वो क्या है, समेशन है P1 प्लस P2 का। समझ में आ गया, तो यही डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर है। ये बोलता है ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस द टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। जो ये P1 एंड जो ये P2 है दोस्त, ये क्या, वो इनको क्या नाम देंगे हम, पार्शियल प्रेशर नाम देंगे। क्या देंगे इनको नाम, पार्शियल प्रेशर नाम देंगे। तो अब हम बोलेंगे कि द मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस द टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, और इसी चीज का नाम क्या, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इतना समझ में आ गया, P इक्वल टू P1 प्लस P2 क्यों होता है, ठीक है। अब इस चीज का यूज क्या है ये मैं अभी बताता हूं, बढ़े आगे दोस्त, चलो बढ़ते हैं। यस सर। हाँ, अब इस चीज का यूज क्यों पढ़ रहे थे हम, देखो हम जो पढ़ रहे थे, अभी ध्यान से देखो, अभी आपके मॉइस्ट एयर बराबर क्या बोल रहे थे हम, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। अब यहाँ पे ये इंडिविजुअली हम इसे आइडल गैस बोल सकते हैं, ड्राई एयर को आइडल गैस बोल सकते हैं, वाटर वेपर को क्या बोल सकते हैं, आइडियल गैस, मतलब परफेक्ट गैस के रूप में इसे बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें यदि मैं इन दोनों का मिक्सचर बोले तो उसे नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। तो पार्शियल, इसमें यदि मैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल बोलूं तो मॉइस्ट एयर का जो प्रेशर होगा दोस्तों, क्या बोला मैंने, जो मॉइस्ट एयर का प्रेशर होगा वो समेशन होगा किसका, ड्राई एयर का प्रेशर प्लस वाटर वेपर का प्रेशर। समझ में आ गया, तो इसे बोलते हैं, पीए को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। और पीबी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। इसका मतलब दोस्तों, अब हम क्या बोलते हैं, हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है,
एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है दोस्तों वो क्या है 1.01325 बार। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ये बोलना चाह रहे हैं हम कि ये मॉइस्ट एयर का प्रेशर है, मॉइस्ट एयर का प्रेशर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज को हम एयर का प्रेशर बोल रहे थे वो एयर का प्रेशर ना होके ये क्या है समेशन ऑफ ड्राई एयर प्लस समेशन ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो ये जो पी एटमॉस्फेरिक जो मैं बोल रहा था ये 1.01325 ये समेशन ऑफ प्रेशर ऑफ ड्राई एयर प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, और ये चीज कहां से समझ में आई हमें, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, कि जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये इसका मतलब एयर का प्रेशर नहीं है, ये दोनों का सम होके प्रेशर है हमारे पास। देखो इसमें वाटर वेपर भी है, उसका भी कुछ प्रेशर है, दूसरा जो ड्राई एयर है उसका भी प्रेशर है, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूल है, एयर के मॉलिक्यूल भी हमारे पास और वाटर वेपर के भी मॉलिक्यूल है, तो दोनों के मॉलिक्यूल मतलब हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, हमारे ऊपर या कहीं पे भी जो मॉलिक्यूल है वो हिट कर रहे हैं, तो हिट करने के कारण क्या लग रहा है, फोर्स मार रहे हैं हमारे ऊपर, तो वही फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, हम प्रेशर बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब हिट तो वाटर वेपर भी कर रहा होगा और हिट तो क्या एयर ड्राई एयर भी कर रही होगी, तो दोनों का प्रेशर को हम जब सम करेंगे तो वही चीज क्या होती है, पी एटमॉस्फेरिक। आ गया दोस्तों, तो अभी यही चीज आगे आगे आएगी अभी। ठीक है, तो आगे आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक चीज और आती है, इसे बोलते हैं, ठीक है, सिमिलरली होता है जैसे एमेगेट लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। इसके प्रीवियस में थोड़ा जा लेता हूं मैं, ठीक है ना, जैसे ये प्रीवियस मैंने पढ़ा था ना P इक्वल टू P1 प्लस P2, अगर मैं नंबर ऑफ गैसेस लूं तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू सिग्मा ऑफ Pi। इसका मतलब अभी तो दो गैसेस थी, तो P1 प्लस P2, जब 5 गैसेस होती तो क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। ठीक है ना, ये समझ में आना चाहिए आपको, 5 गैसेस होती तो पांचों के पास मॉलिक्यूल रहते तो पांचों के प्रेशर लगाते। ठीक है, तो एमेगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम कुछ नहीं होता, वो V इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस V2। ठीक है, तो ये भी इसका हमारे पास यूज नहीं है ज्यादातर, पर लेकिन इसे लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, अगली लाइन हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट गैसेस। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं, लाइट चली गई हमारे पास, अब सही रहेगा। तो क्या लिखेंगे हम, लाइनिंग वाला नहीं आएगा क्या, ठीक है, तो क्या बोले हम, मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन भी आपको समझ में आना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन क्या चीज है भाई। ठीक है, तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट गैसेस। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि टोटल यदि हमारे पास n मॉलिक्यूल हैं किसी मिक्सचर में, ठीक है ना, और ठीक है, तो टोटल हमारे पास n मॉलिक्यूल हैं, लेकिन वहां पे कितनी, ये मिक्सचर है किसका, 2-3 गैसों का, उनके पास N1 प्लस N2 प्लस N3, N1 एक के पास N1 मॉलिक्यूल है, एक के पास N2 मॉलिक्यूल है, एक के पास N3 मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, तो ये जो मोल फ्रैक्शन बताता है ये YI इक्वल टू क्या बताता है, NI डिवाइड बाई N। ठीक है, फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बता रहा है, मतलब एक के पास कितना है, ठीक है, मतलब कितना है टोटल में से, ठीक है ना, वो बता रहा है। जैसे तो एग्जाम्पल के लिए यदि मैं Y1 बोलूं तो Y1 को क्या बोलेंगे, Y1 इक्वल टू क्या बोलेंगे, N1 डिवाइड बाई N। ठीक है ना,
ठीक है। और ये जो मोल फ्रैक्शन होता है इसको मैं किसी भी टर्म में लिख सकता हूँ। एक तो n1/n से लिख सकता हूँ, दूसरा मैं पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी लिख सकता हूँ P1/P, और तीसरा मैं पार्शियल वॉल्यूम, ठीक है, V1/V भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये बोथ डाल्टन्स लॉ और एमेगेट्स लॉ के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो लाइट आ गई है तो यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? सर क्या लिखा हुआ है? ठीक है, हेलो हाँ बोलिए दोस्त। सर, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिखा हुआ है सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट गैसेस। ठीक है, अब ज्यादा बढ़ते हैं सीधे आगे। आप सीधे मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताइए ड्राई एयर का। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा हूं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ड्राई एयर का कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, क्या बोला मैंने? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ड्राई एयर। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब जो ये कैपिटल एम होता है वो क्या होता है? ठीक है, अब वो ड्राई एयर का निकाल रहे हैं तो समेशन ऑफ एम और वाई। ठीक है, अब वाई मैं बताता हूं आपको। देखो मैंने कल बताया था ये क्या क्या, किस किस को ड्राई एयर किस किस से मिलकर बन रही है। ठीक है, ड्राई एयर क्या होती है? N2 होती है कितनी, कितना परसेंटेज वॉल्यूम में? 0.78 फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या है? 0.78। और वही चीज क्या होती है? वाई, मोल फ्रैक्शन जो बताया था ना वाई, क्योंकि उसे हम वॉल्यूम के टर्म में भी लिख रहे थे। यहाँ पे ये वॉल्यूम के टर्म में लिखा था ना हमने, तो अब यहीं पे मैं वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम फ्रैक्शन लिख रहा तो इतना आ रहा है। ठीक है, N2 के बाद क्या होती है? O2 होती है कितनी? 0.2099। ठीक है, उसके बाद O2 के बाद होती है क्या? आर्गन, आर्गन होती है कितनी? 0.0094। ठीक है, उसके बाद आती है CO2, CO2 आती है 0.003। ठीक है, ये क्या वाई आई है। ठीक है, और सिमिलरली उसके अलावा क्या होती है? कल लिखाया था आपको H2 होती है 0.001। जो हाइड्रोजन गैस रहती है वो कितना रहती है? 0.001। अब मैं निकाल रहा था ड्राई एयर का मॉलिक्यूलर मास। ड्राई एयर का मॉलिक्यूलर मास जो आप किसी ने बोला होगा आपसे कि 28 या 29 होता है। ठीक है ना, तो उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम क्या करेंगे कि ड्राई एयर जो बनी है वो किस किस से मिलकर बनी है? ये बनी है किससे? N2 से, O2 से, आर्गन से, CO2 से एंड H2 से। ये मेजर जो चीजें हैं वो लिख रहे हैं हम। तो उसका जो मोल फ्रैक्शन है, मतलब जो वॉल्यूम फ्रैक्शन है वो कितना है? 0.7803, 0.20, ये सब चीजें। ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई इसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट। अब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ठीक है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ये MI लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 28.02। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32। ठीक है, उसके बाद आर्गन का कितना होता है? 39.91। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? CO2 का कितना होता है? 44। एंड लास्ट वन हाइड्रोजन का लगभग 2.02। ठीक है, तो अब इसको निकालेंगे तो क्या करना है? इन दोनों का समेशन ऑफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर सम करते जाना। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 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 इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये जब आएगा समेशन, यहाँ पे MY लिख लेता हूँ। अगर फिर दोबारा करना चाहते हो आप तो क्या करोगे? जल्दी जल्दी लिख ले रहा हूँ मैं। ठीक है, 28.02, 0.7803। ठीक है, प्लस 32, 0.2099।
प्लस 39 ठीक है, प्लस 39.91 इंटू 0.0094, ठीक है, प्लस 44 इंटू 0.003 एंड लास्ट वन इज 4s2 एंड इट इज 2.02 0.001, ठीक है। और ये जब कैलकुलेट करके आएगा दोस्तों तो ये आएगा 28.966, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा 28.966, ठीक है। और ये किस में आएगा बताओ जरा, पर किलो मोल, किस में आएगा बताओ जरा मॉलिक्यूलर वेट, कुछ ये होता है, ठीक है, केजी पर किलो मोल में, ठीक है। सेम चीज यदि मैं वाटर वेपर का निकालूं दोस्तों, तो वाटर वेपर क्या है, वाटर वेपर मतलब स्टीम जिसमें क्या क्या है, H2 एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो वाटर वेपर का यदि मैं निकालूं तो ये आता है कितना, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्राई एयर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या, वाटर वेपर। वाटर वेपर को मैं लिखूंगा MB से, ये होगा कितना 18.016, ठीक है, ठीक है। अभी थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा PV N बार, नहीं सॉरी, N बार T, ठीक है ना। अब यदि मैं इसको क्या लिखूं, मास के टर्म में लिखूं तो N को मैं लिख सकता हूं, ठीक है, N को मैं लिख सकता हूं M बाई मॉलिक्यूलर वेट, N को मैं लिख सकता हूं M बाई मॉलिक्यूलर वेट R बार T, ठीक है। क्योंकि यदि आप ध्यान से देखो, ठीक है, मैं बताना चाह रहा हूँ एक्स्ट्रा चीज, तो उससे जो मास होता है वो कैसे आता है, वो आता है मॉलिक्यूलर वेट इनटू नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो यहाँ पे N इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल m मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब ये जो R डिवाइड बाय m होता है, ठीक है ना, PV इक्वल टू हो जाता है MRT, ठीक है। और जो ये R होता है ये किसके बराबर होता है दोस्तों, जो R होता है ये होता है R बार डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, R बार डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जो R बार है वो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब ये हर गैस के लिए लगा सकते हैं हम इधर, ठीक है ना। लेकिन यदि किसी पर्टिकुलर गैस के लिए यदि मुझे R निकालना पड़े, पर्टिकुलर गैस के लिए यदि मुझे R निकालना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो 8.3143 था इसके साथ क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही चीज मैंने इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट अभी डिटरमाइन किया है, आपको क्या डिटरमाइन किया, 28.96 एंड 18.016, इसीलिए डिटरमाइन किया ताकि मैं क्या निकाल पाऊं, R निकाल पाऊं किसका, ड्राई एयर का भी और किसका, वाटर वेपर का भी। तो अगले पेज में जाके मैं निकाल लेता हूं, ठीक है। तो ड्राई एयर का जो R होगा, ड्राई एयर का जो RA होगा, R बार नहीं होगा, ठीक है ना, RA जो होगा वो R बार डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्राई एयर। नाउ यू नो R बार इक्वल टू क्या होता, 8.3143 एंड मॉलिक्यूलर वेट ड्राई एयर अभी निकाला था 28.966, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेट होके आएगा दोस्त वो आता है 0.287, ठीक है, 287, और वही चीज 2871 आता है, उस इसकी जो यूनिट होती है जो, ठीक है, वो होती है किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। तो आप जो R इक्वल टू 287 बोलते हो ना एयर के लिए, ठीक है, उसे जूल पर केजी केल्विन में वो ऐसे निकलता है, ठीक है ना।
ये 8.3 जो मेन फॉर्मूला है आर निकालने के लिए, अब आप एयर के लिए निकाल रहे हो, आप उसे हाइड्रोजन के लिए भी निकाल सकते हो, आप उसे, अब देखो मैं यहीं पे अब दूसरे बार आपको जब मैं बताऊंगा तो मैं वाटर वेपर का आर निकालता हूं। तो वाटर वेपर का यदि मैं आर निकालूं जिसे मैं बोलूंगा आर भी, तो उसे क्या बोलूंगा मैं, आर बार डिवाइड बाई क्या बोलूंगा, एम बी। ठीक है, अब ये आर बार मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब आपको पता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेपर, वेपर मतलब वाटर वेपर क्या होता है 18.016, तो अब जाके जो ये आएगा दोस्तों, ये आएगा 0.461। तो मतलब जो आर जो कैलकुलेट हुआ है किसके लिए, वाटर वेपर के लिए, वो हुआ है कितना 0.461 किलो जूल पर केजी केल्विन, और जो एयर के लिए हुआ है, ड्राई एयर के लिए हुआ है वो 0.2871। तो ये चीज अभी याद रखनी है क्योंकि आगे मैं यही चीज बताने वाला हूं आपको। चलो बढ़े आगे, कोई डाउट दोस्तों? नो सर, डाउट नहीं है ठीक है दोस्तों, डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कि साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्या बोला दोस्तों मैंने, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। साइक्रो सर, हाँ तो साइकोमेट्रिक में हम सिर्फ एयर के प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। क्या बोल रहे दोस्त? साइकोमेट्रिक में सिर्फ मॉइस्ट एयर के ही प्रॉपर्टीज स्टडी किए जाते हैं या फिर और भी किसी गैस के? नहीं, ये सिर्फ मॉइस्ट एयर के लिए ही नाम आया है, ठीक है ना, मॉइस्ट एयर, क्योंकि अब एसी चलाना है तो एयर की प्रॉपर्टी तो पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके हम ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और सब चीजें कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमने साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, तो ये क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना, इससे बोलेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर कॉल्ड साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर। साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर, ठीक है। अब एक चीज आता है साइकोमेट्री, क्या होता है सर, तो साइकोमेट्री होता है दोस्तों सब्जेक्ट which deals with the behavior of moist air, मतलब जिसके मॉइस्ट एयर के बारे में यदि हम जिस चीज पढ़ रहे हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, साइकोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो द सब्जेक्ट विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मॉइस्ट एयर, बिहेवियर ऑफ मॉइस्ट एयर is known as psychrometry, क्या बोलेंगे, साइक्रोमेट्री, ठीक है। तो कभी किसी एग्जाम में आएगा कि साइकोमेट्री क्या होता है, चार चीजें बोल देगा कि टू स्टडी अबाउट द वाटर प्रॉपर्टी, टू स्टडी अबाउट द ड्राई एयर, टू स्टडी अबाउट द मॉइस्ट एयर, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है दोस्त, स्टडी अबाउट द मॉइस्ट एयर, ठीक है ना, मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो मैंने अभी तक बोला था कि हम डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि देखो बोथ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर कैन बी कंसिडर्ड एज परफेक्ट गैसेस सिंस बोथ एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर एट लो प्रेशर। देखो लो प्रेशर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जो चीज लो प्रेशर लो टेम्परेचर में रहती है उसको हम परफेक्ट गैस मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज है, इसीलिए हम गिब्स डाल्टन्स लॉ हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। एक चीज और इसमें बहुत विशेष बात करनी है आपसे
ठीक है, विशेष बात ये है कि यहाँ पे जो हम साइकोमेट्री में जो भी चीजें पढ़ेंगे वो हम पर केजी ऑफ ड्राई एयर पढ़ेंगे। पर केजी ऑफ ड्राई एयर का मतलब दोस्त ऐसा है, क्योंकि ड्राई एयर जो पार्ट होगा हमारा वो एयर में फिक्स रहेगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि ड्राई एयर तो चेंज हो नहीं सकती, लेकिन वाटर वेपर जो उसमें है वो क्या हो सकते हैं, वो बढ़ भी सकते हैं और दूसरा घट भी सकते हैं। यदि वही वाटर वेपर में कंडेंस कर दूं तो वो क्या, वाटर वेपर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वही में यदि वाटर वेपर यदि इवोपरेशन हो जाएगा, जैसे सी के किनारे क्या हो जाता है, वाटर का इवोपरेट हो जाता है वाटर दिन में, तो इसलिए ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वाटर वेपर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ड्राई एयर का पार्ट तो सेम ही रहेगा, ड्राई एयर तो चेंज नहीं रहेगा। इसीलिए जो भी प्रॉपर्टी हम साइकोमेट्री में पढ़ेंगे वो पर केजी ऑफ ड्राई एयर पढ़ेंगे, ठीक है ना। पर केजी ऑफ ड्राई एयर मतलब जो ड्राई एयर का पार्ट क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें मैं लिखना चाहता हूं कि इन एसी मतलब इन एयर कंडीशनिंग, in air conditioning practice, all calculations are based on the dry air part. All calculations are based on the dry air part. Since the water vapor part are continuously variable, since the water vapor part, since the water vapor part are continuously variable, ये बढ़ घट सकता है, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। अब साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे आगे, अब वो मैं लिखा देता हूं यहाँ पे, उस एक एक करके तो पढ़ते जाएंगे, ठीक है। एक तो पढ़ेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जिसको ओमेगा से डिनोट करूंगा मैं, ठीक है। एक आता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इसे डीबीटी भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। एक आता है वेट बल्ब टेम्परेचर, सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसा पढ़ेंगे कि सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उसका मतलब वो चीज पढ़ेंगे आया होता क्या है, ठीक है। उसके बाद ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है किसकी, मॉइस्ट एयर की, ठीक है। डीपीटी बोलते हैं इसे, ठीक है ना, डीपीटी। एक आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो समाचार या न्यूज चैनल में बताते हैं ना कि इतना परसेंटेज ह्यूमिडिटी है, ठीक है ना, तो वो बताते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसे RH से भी डिनोट करते हैं और फाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। एक चीज आती है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं म्यू से। और एक आता है इंथैल्पी, इंथैल्पी भी पढ़ेंगे हम, इंथैल्पी कितनी होती है, इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर। कितनी सारी चीजें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रॉपर्टी हमें कंटिन्यूअसली पढ़नी है अब, ठीक है, कंटिन्यूअसली। और इसी से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाते क्वेश्चन, ठीक है ना। ये चार पांच चीजें, जो ये 7 चीजें हैं, इसी से क्वेश्चन आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं और आते जाते हैं, ठीक है ना।
तो अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो करें नेक्स्ट, करें दोस्त नेक्स्ट, तैयार हो सब? यस सर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हमने स्टार्ट किया, इसको लिखा मैंने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या लिखा? स्पेसिफिक। अब इसके बहुत सारे नाम है दोस्तों, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम मैंने क्या क्या बोले हैं। इसको एक बोलते हैं ह्यूमिडिटी रेशियो, ह्यूमिडिटी रेशियो, ठीक है। कहीं पे बोल देंगे क्या, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, बात एक ही है, ठीक है। और कहीं पे भी मॉइस्चर कंटेंट भी बोल सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे आया कि ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती क्या है। तो इसकी सबसे पहले हम लिख लेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर को W भी लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टू द मास ऑफ ड्राई एयर, टू द मास ऑफ ड्राई एयर। अब ड्राई एयर को D.A लिखेंगे, ठीक है ना, आगे जाके इन ए गिवन वॉल्यूम, ऑफ द मिक्सचर, इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, ये डेफिनेशन बोलना चाह रही है कि किसी वॉल्यूम में यदि क्या है, वाटर वेपर है और ड्राई एयर है, दोनों का मिक्सचर है, तो उसमें ये क्या बताएगी, दोनों की रेशियो बताएगी। तो रेशियो कैसे बताएगी वो बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे गिवन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर एंड गिवन टेम्परेचर भी लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, एंड गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा, मतलब किसी टेम्परेचर में कितना वो होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा दोस्त कि यहाँ पे कोई वॉल्यूम ले रखते हैं, पहले सिनारियो देख लेते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। सिनारियो देखने के लिए आपने क्या किया कि एक कुछ वॉल्यूम लिया, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले क्या लिया, ड्राई एयर ली, ठीक है। क्या ले लिया, ड्राई एयर ले ली, ड्राई एयर है, ठीक है ना, जो कितने केजी है, MA kg है। क्या बोला मैंने, MA kg है, ठीक है ना। एयर को मैं बोलूंगा MA kg। और दूसरा ले लिया मैंने क्या, वाटर वेपर ले लिया, वाटर वेपर ले लिया, ठीक है। और ये कितना केजी है, MB kg है, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम लिया मैंने कुछ भी, उसमें MA kg क्या था, ड्राई एयर था, और MB kg क्या था, वाटर वेपर था। और इस जब ये दोनों का मिक्सचर था, तो इसका जो वॉल्यूम आ रहा था, ठीक है, इनका जो वॉल्यूम है वो क्या है, V है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, T है, ठीक है। प्रेशर क्या है, P है। एंड टोटल मास यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या है, M है। अब देखो दोस्तों, ध्यान से देखो जो वॉल्यूम भी है, इसका मतलब ये आपस में दोनों क्या है, मिक्स हो रखे हैं। मिक्स मतलब देखो, जो एयर है हमारे चारों तरफ, उसमें ऐसा तो आपको लगता है कि ड्राई एयर अलग है, वाटर वेपर स्टीम अलग से दिख रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता।
तो वो आपस में क्या बना हुआ है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब दोनों क्या है, आपस में टोटल मिले हुए हैं, तो इसका मतलब क्या, दोनों का वॉल्यूम सेम है, वाटर वेपर का वॉल्यूम भी सेम है एंड ड्राई एयर पार्ट का भी वॉल्यूम क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, यदि मैं क्या बोलूं कि आप पानी में चीनी को मिला दीजिए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, चीनी का वॉल्यूम अलग है, पानी का वॉल्यूम अलग है? नहीं, चीनी अब सारे जगह क्या हो गई है, होमोजीनियस मिल चुकी है, तो अब चीनी का वॉल्यूम भी उतना ही है और पानी का वॉल्यूम भी दोनों आपस में मिल चुका है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्या VA भी सेम है, VA और VB क्या है, सेम है, मतलब ड्राई एयर का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है। अब ये भी ध्यान दीजिए आप कि अगर आप एयर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, ठीक है, बाहर की एयर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, तो ड्राई एयर का टेम्परेचर भी उतना ही है, दूसरा जो वाटर वेपर मौजूद है उसका भी टेम्परेचर उतना ही है। इसका मतलब यदि अगर आपने टेम्परेचर देखा है, आज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 35 डिग्री का, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राई एयर ही 35 डिग्री सेल्सियस है, जो वाटर वेपर है उसका टेम्परेचर भी क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो T है वो क्या है, TB है, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है, ड्राई एयर का भी और वाटर वेपर का। लेकिन आप बोलेंगे कि प्रेशर दोनों का सेम है, नहीं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने क्या कहा है कि दोनों का सम होके प्रेशर आएगा, मतलब ड्राई एयर कुछ प्रेशर होगा, ड्राई एयर का अलग पार्शियल प्रेशर होगा और वाटर वेपर का अलग पार्शियल प्रेशर होगा। दूसरा टोटल मास क्या होगा, MA प्लस MB होगा। तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये फिगर जो बता रहा है, ये मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर प्लस वाटर एयर, मतलब ये फिगर बता रहा है, ये मॉइस्ट एयर बता रहा है, ठीक है ना, मॉइस्ट एयर, ठीक है, कि मॉइस्ट एयर रखी गई है जिसमें क्या है, वाटर वेपर अगर अलग अलग से देखें हम, तो वाटर वेपर इसमें MB kg है और ड्राई एयर कितना है, MA kg, ठीक है। तो बात तो चल रही थी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सी, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होती है, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। तो जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को डिनोट करेंगे हम, ध्यान से देख लीजिए, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को डिनोट करेंगे, वो करेंगे ओमेगा से, तो ओमेगा क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। तो आपको ये पता है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि PV बराबर MRT होता है, ठीक है ना, PV बराबर क्या होता है, MRT होता है। देखो अलग अलग से देखें हम इन दोनों को, तो हम परफेक्ट गैस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन एक साथ ये क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वाटर वेपर अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इंडिविजुअल देखें ड्राई एयर और वाटर वेपर को, तो ये PV इक्वल टू MRT वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, M इक्वल टू क्या हो गया, PV डिवाइड बाई RT, ओके। R क्या है यहाँ पे, R बार नहीं है दोस्तों, R क्या है, गैस कांस्टेंट, जो हमने R बार डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट निकाला था अभी पिछले थोड़ा सा 10 मिनट पहले, ठीक है। तो अब ये जो ओमेगा आया है दोस्तों, इसमें जो M वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, PV इक्वल टू RT, तो लगाते हैं, ठीक है, PV इक्वल टू MRT वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा, देखो अब यहाँ पे MB है, तो MB में जो प्रेशर है दोस्तों वो क्या है, PV है। अब वॉल्यूम तो क्या है, दोनों का सेम है, दोनों का क्या है, सेम है, तो इसलिए मैं V लिख लेता हूं, ठीक है। दूसरा अब क्या, R, अब R ऊपर मास ऑफ वेपर देख रहे हैं, तो R क्या आएगा, RV आएगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि टेम्परेचर वाटर वेपर और एयर का दोनों का सेम है, तो यहाँ पे टेम्परेचर को भी मैं क्या लिख लेता हूँ, T लिख लेता हूँ, डिवाइड बाई मास ऑफ ड्राई एयर का भी ऐसे ही कर लेते हैं, ड्राई एयर का प्रेशर है P है, वॉल्यूम दोनों का क्या है, बराबर, ठीक है, और
गैस कांस्टेंट जो है वो आर ए है और टेम्परेचर दोनों का क्या है, बराबर है। तो नाउ यू विल सी दैट वी एंड टी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। वी एंड टी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये होगा दोस्तों, ये बचेगा क्या, आर ए डिवाइड बाय आर वी, और यहां बचेगा क्या, पी वी डिवाइड बाय पी ए। ठीक है, अब यहां से मैं इधर स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो आर ए बाई आर बी, पी बी बाई पी ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम आर ए और आर बी की वैल्यू लिख लेते हैं। आर ए आर बी की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, तो ये तो हमने प्रीवियसली निकाली थी। ये क्या है, आर ए की वैल्यू है 0.2871 एंड आर बी की वैल्यू है 0.461। चलो लगा लेते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू आ रहा है आपका 0. क्या बोला हमने, 2871 डिवाइड बाई आर वी कितना था 0.461। ठीक है, और ये आ गया कितना, पी वी बाई पी ए। ठीक है, अब यदि आप इन दोनों की रेशियो करते हैं आप इन दोनों की रेशियो अगर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, अब ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 0.622 पी वी बाई पी ए। ठीक है, 0.62 एंड पी वी बाई पी ए। और यहां से मैं पी ए को देखो, डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर को देखो, हमारे पास क्या होता है कि पी वी निकल जाता है, दूसरा टोटल प्रेशर। देखो आप बोलते हो ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, तो टोटल प्रेशर हम निकाल लेते हैं एटमॉस्फेयर का। तो वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है, समेशन ऑफ पी ए प्लस पी बी। तो जो ड्राई एयर का पार्ट का प्रेशर है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए को मैं लिख सकता हूँ पी माइनस पी बी, क्योंकि मुझे पी आसानी से मिल जाता है और पी भी आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो अब ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो अब नेक्स्ट में हम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट में अब स्वर्ण अक्षरों में लिख लेंगे इस फॉर्मूले को। ओमेगा इक्वल टू आता है 0.622 पी वी, पी ए को क्या लिखा, पी माइनस पी बी। तो क्या बोला मैंने, एकदम स्वर्णिम अक्षरों में लिख लेंगे इसे अपनी कॉपी में। ठीक है, और ये ओमेगा का फॉर्मूला होता है पी बी, यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, टोटल पी क्या हो गया, पी मतलब क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट एयर। टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट एयर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये दोनों ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर का समेशन है। ठीक है, सेम चीज, अब यही दो चीज आई हमारे पास, एक पी बी आई एक पी आया और हमारा ओमेगा निकल गया। अब बोलोगे सर ओमेगा निकाल तो दिया, लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी, चलो अनम्यूट करके कोई यूनिट बोल दे तो सही रहेगा। सर यूनिट लेस होगा सर, डायमेंशन लेस होगा सर। हाँ, डायमेंशन लेस होगा, लेकिन डायमेंशन लेस हो सकता है, लेकिन हम लिखते नहीं है इसे डायमेंशन लेस। हम इसकी यूनिट ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, केजी ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर को W डॉट V लिख रहा हूं, ठीक है, डिवाइड बाय केजी ऑफ ड्राई एयर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो ये ओमेगा बता रहा है, ये 1 किलो ड्राई एयर में कितने किलो वाटर वेपर है ये बताएगा। समझ में आ गया ना, पर केजी ऑफ ड्राई एयर कितने केजी क्या है, वाटर वेपर है, ये बताएगा ओमेगा। समझ में आ गया दोस्तों कि ये अगर मैं, ठीक है, ये मैं 1 केजी ड्राई एयर ले रहा हूं, ठीक है, और उसमें क्या कर रहा हूं, अब मुझे मॉइस्ट एयर, ठीक है ना, अगर 1 केजी ड्राई एयर में क्या है, ओमेगा केजी ऑफ वाटर वेपर है। समझ में आ गया ना, 1 केजी ड्राई एयर में ओमेगा केजी ऑफ वाटर वेपर है, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है,
तो टोटल मॉइस्ट एयर कितनी हो जाएगी तब बताओ जरा। कितनी हो जाएगी, अनम्यूट करके बोलिए कोई। टोटल रिपीट कीजिएगा सर। क्या बोल रहे, एक बार फिर रिपीट करें। मैं कहना चाहता हूं कि जो ये ओमेगा बोल रहा है आपसे, कि ओमेगा बोल रहा है कि दोस्तों कि 1 केजी ड्राई एयर यदि हम देखें एटमॉस्फेयर में तो उसमें इतनी केजी वाटर वेपर है, ठीक है। समझ में आ गया। एग्जाम्पल के लिए कि ओमेगा इक्वल टू है 0.03 केजी ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय केजी ऑफ ड्राई एयर, ये वैल्यू है ओमेगा की, ठीक है। ओमेगा मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इसने ये बताया आपको कि अगर 1 केजी ड्राई एयर देखें हम, ठीक है ना, तो इसके साथ कितने केजी वाटर वेपर है, इसके साथ 0.03 केजी ऑफ वाटर वेपर है, ये बता रहा है, ठीक है ना। ओमेगा क्या बता रहा है कि पर केजी ऑफ ड्राई एयर आपके पास कितना वाटर वेपर है, 0.03 केजी ऑफ वाटर वेपर है, ठीक है। तो मैं यदि बोलूं कि अब मॉइस्ट एयर का क्या हुआ, मॉइस्ट एयर कितनी हुई, टोटल मॉइस्ट एयर देखें हम तो मॉइस्ट एयर कितनी होगी 1 प्लस 0.03, ये होगा मॉइस्ट एयर का मास। समझ में आ गया ना। अगर पर केजी ऑफ ड्राई एयर देखें तो मॉइस्ट एयर का मास कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.03। तो ये कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैं आपको, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो ओमेगा है ये फ्रैक्शन ऑफ मास नहीं है, ठीक है ना। फ्रैक्शन ऑफ मास समझते हो ना, कि ये नहीं बता रहा है कि ये इतना फ्रैक्शन ऑफ मास क्या है वाटर वेपर का इस मॉइस्ट एयर में, ठीक है। समझ में आ गया ना। फ्रैक्शन ऑफ मास का मतलब क्या होता है कि दो चीजें हैं, ठीक है ना। अब दो चीजों में मैं बोल देता हूं कि इसमें इतना परसेंटेज ये है, ये ठीक है ना, इतना परसेंटेज ये है, वो नहीं बता रहा है, ठीक है ना। ये बता रहा है कि ड्राई एयर के रिस्पेक्ट में कितना वाटर वेपर है। ठीक है, चलो जो ये अब बाद में जो बोला मैंने उसे अभी रहने दीजिए, उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस यहाँ तक अभी आप समझ लीजिए कि इतना है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा 0.622 इंटू पीवी माइनस पीवी, ठीक है। और केजी ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है ना। यदि आपको कोई बोले, ठीक है, यदि आपको कोई दोस्त बोले कि ग्राम ऑफ, क्वेश्चन में ऐसा भी दिया हो सकता है कि ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर में ओमेगा निकालिए, तो आप क्या करोगे, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो आपको क्या निकल जाएगा, ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर निकल जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा इससे इस चीज से आप दिख रहा होगा कि ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ पीवी, ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ पीवी। ठीक है, ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ पीवी। सर हाँ बोलिए। तो जैसे एयर कंडीशन प्रैक्टिसेस में जो हमारे सारे कैलकुलेशंस होते हैं वो ड्राई एयर पे बेस्ड होते हैं, जो ह्यूमिडिटी जो मतलब वाटर कंटेंट चेंज होते रहता है। तो जैसे किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन में ड्राई एयर के भी तो कंटेंट चेंज हो सकते हैं। ड्राई एयर का चेंज हो सकते हैं, मतलब कैसे चेंज हो सकते हैं? जैसे किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अराउंड में CO2 का कंटेंट ज्यादा होता है, उसमें कुछ अलग गैसेस होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब। तो उतना हम माने तो उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है, प्रोमिनेंट नहीं होता, उतना डीपली जाएंगे तो तब तो बहुत खतरनाक हो जाएगा मामला, ठीक है। मतलब मेजर जो चेंजेस हो रहा है वो वाटर वेपर में हो रहा है, इस कारण हम क्या कर रहे हैं, उसमें चल रहे हैं, ठीक है। चलो ये इतने तक समझ में आ गया फॉर्मूला सबको, एक बार कमेंट बॉक्स में हाजिरी दे देंगे जरा। चलिए 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 चलिए
चलिए चलिए, नागेश्वर का आ गया समझ में, अमरेश सिद्धार्थ, ठीक है दोस्त, बस बस इतना ही चाहिए। अभी देखो अभी सब कुछ समझा देंगे आपको, ठीक है। अभी धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं दोस्त, क्या हमारा देखो बताने के लिए तो फॉर्मूले बता बता के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता फॉर्मूला बता के, पर वैसा पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसीलिए एकदम अच्छे से बता रहे हैं आपको कि ताकि आप ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसको बोल देते हैं, ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, इसको डीपीटी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो डीपीटी समझाने के लिए आपको मैं पहले टीडीएस डायग्राम फिर बनाता हूं, ठीक है। टीडीएस डायग्राम फिर बनाना पड़ेगा आपको, फिर क्यों बनाने का पड़ेगा अभी ध्यान से देखिए। देखो डेफिनेशन तो सबको पता होगी, कुछ कुछ बच्चों को पता होगी कि डेफिनेशन सर की जिस पॉइंट में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है उसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं, लेकिन यहीं पे काम नहीं चलेगा, काम चलेगा जब हम पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। देखो अभी ड्राई एयर को भूल जाओ, अब ड्राई एयर को भूल जाओ। अभी अभी हम किसके बारे में, किसको देख रहे हैं अभी, अगर मैंने ये डायग्राम बनाया है तो हम किसे देख रहे हैं, वाटर वेपर को देख रहे हैं, ठीक है ना। वाटर वेपर मतलब स्टीम, स्टीम मतलब ये कुछ हो रहा होगा ऐसा कुछ, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो मेरी स्टीम है वो किस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट मतलब इसका प्रेशर क्या है, पीवी है। पीवी मतलब उस स्टीम का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो वाटर वेपर है उसका कुछ प्रेशर क्या, पीवी है, ठीक है। देखो पीवी बहुत कम होता है दोस्तों, पीवी बहुत कम होता है पीए से, पीए ज्यादा होता है, ठीक है। पीए ज्यादा होता है और पीवी क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। इस और तब टोटल प्रेशर जो 1.01325 बोल रहे थे ना हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो इन दोनों को मिलके बनता है। इसीलिए पीवी जो बताते हैं वो कम होता है, वो क्वेश्चन देखेंगे तो तब समझ में आएगा कि कितना कम होता है, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या कहा था कि हमारा जो वाटर वेपर है दोस्तों, दोस्तों एक बार बैटरी देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा 20%, चलो लगाते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा वाटर वेपर है वो किस पॉइंट में, इस पॉइंट में, ठीक है। और ये कौन से वाटर वेपर है, सुपर हीटेड वाटर वेपर है, ठीक है। सुपर हीटेड वाटर वेपर है मतलब ये एयर क्या है, अनसैचुरेटेड एयर है, ठीक है। इसका मतलब यदि ये वाला प्रेशर है दोस्तों, तो हमारा वाटर वेपर इस प्रेशर में कहाँ होता है, या तो इससे ज्यादा सुपर हीट होता है, या इससे कम सुपर हीट होता है, या यहाँ पे 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 होता है, या तो यहाँ पे होता है। यदि स्टीम बोलनी है कि यहीं तक होता है, इसके अलावा यदि कहीं भी होता तो वो क्या बन जाता है, ठीक है। वो इसके अलावा यदि कम करेंगे उसका टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, वो कंडेंस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड एयर है, यहां तक पहुंचे हम, ठीक है। तो अभी जो इसका टेम्परेचर होगा दोस्त, अभी जो उसका टेम्परेचर होगा वो कितना होगा बताओ जरा, अभी जो इसका टेम्परेचर होगा, ठीक है।
अभी इस, अगर मैंने बोला कि हमारा वाटर वेपर इस कंडीशन में, तो अभी इसका टेम्परेचर देखेंगे टेम्परेचर एक्सिस में, तो इसका टेम्परेचर माना बात क्या है, इसका टेम्परेचर T है। और आपको पता है कि जितना इसका टेम्परेचर होगा, ठीक है, जितना इसका टेम्परेचर होगा दोस्त, उतना ही टेम्परेचर कितना होगा, ड्राई एयर पार्ट का भी होगा, ठीक है ना। तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसीलिए मतलब जो टेम्परेचर यदि हम एयर का अभी मेजर कर रहे हैं दोस्त, ठीक है, जो टेम्परेचर अभी यदि मैं बोलूं कि हमारे रूम की एयर टेम्परेचर कितनी है, 26 डिग्री सेल्सियस है, तो 26 का मतलब क्या है कि वो क्या है, वाटर वेपर का भी 26 है और ड्राई एयर का भी 26 है। समझ में आया। और वाटर वेपर का 26 है, लेकिन उस 26 में भी जो हमारा वाटर वेपर है वो क्या है, सुपर हीटेड रीजन में। अब बोलेंगे सर तो सुपर स्टीम तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद बनती है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद बनती है दोस्त, वो एटमॉस्फेयर में बनती है, ठीक है ना। और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नहीं हो रहा, अभी क्या बात हो रही है, पीवी की बात हो रही है, और पीवी बहुत कम होता है एटमॉस्फेयर से। यहाँ पे मैंने बोला ना, ये एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो ये पीवी होता है ये बहुत कम होता है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो यहाँ पे आया, और जो टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, एयर का, उसे बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, डीबीटी। इसका मतलब अभी जहां पे वाटर वेपर है, जो ये टेम्परेचर जिसे मैंने टी बोला, ये कौन सा टेम्परेचर, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, ट्रेन को जाने दीजिए, तब तक ये उतार लीजिए आप, ठीक है, चार्जर लगाते। ठीक है दोस्तों, ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपको समझ में आ गया होगा अब, कि यदि हम एयर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं अगर सिंपल किसी थर्मोमीटर से, ठीक है ना, तो वो चीज क्या बता रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बता रहा है, ठीक है। जब वो चीज ड्राई बल्ब टेम्परेचर बता रहा है, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे भी दिखाया है कि यदि मैं अब वाटर वेपर में कंसंट्रेट करूं, तो वो टेम्परेचर मतलब ये वाला टेम्परेचर है, क्योंकि वो सुपर हीटेड रीजन में है, तो ये वाला टेम्परेचर, ठीक है। अब आई बात ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की। यदि इस वाटर वेपर को मैं क्या करूं, कांस्टेंट प्रेशर में क्या करूं, इससे हीट रिजेक्ट करूं, ठीक है, वाटर वेपर को कांस्टेंट प्रेशर में हीट रिजेक्ट करूं, तो ये वाटर वेपर का टेम्परेचर कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, ठीक है, ये और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या बन जाएगी, सैचुरेटेड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सैचुरेटेड वेपर बन जाएगा, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर बनेगा। और उसके बाद क्या होगा, अगर हम इसके बाद यदि थोड़ी भी हीट इस वाटर वेपर से क्या करें, निकालेंगे, तो इस ये क्या होने लगेगा, कंडेंस होने लग जाएगा, कंडेंस होने लग जाएगा, ठीक है ना, कंडेंस होने लगेगा, ठीक है, कंडेंस होने लगेगा, ठीक है। तो वही चीज क्या बताती है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या बताती है कि ऐसा टेम्परेचर जहां पे एयर का वाटर वेपर क्या होने लग जाए, क्या होने लग जाए, कंडेंस होने लग जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू बनना, ठीक है ना, ड्यू बनना। समझ में आ गया। अब बोलेंगे सर कि ये ड्यू कब बनेगी, तो ड्यू आपको पता है कि किसी प्रेशर में, किसी प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में कंडेंस कब होगा, जब वो किस में आएगा, उसके सैचुरेशन टेम्परेचर में आएगा, मतलब ये वाले टेम्परेचर में आएगा, ठीक है। इस टेम्परेचर में जब आएगा तभी जाके क्या बनेगा, ड्यू बनेगा, मतलब वो क्या होगा, कंडेंस होगा। यहाँ पे वेपर था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर
इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर जब ये वाला टेम्परेचर इस वाटर वेपर से हमने हीट रिजेक्ट की तो ये नीचे 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 आके यहाँ पे क्या होने लग गया, इस टेम्परेचर में कंडेंस होना स्टार्ट हुआ, इसलिए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द टेम्परेचर टू विच, यहां पे लिख ले रहा हूं, ठीक है, इट इज द टेम्परेचर टू विच moist air must be cooled at constant pressure before condensation। ठीक है, at constant pressure before condensation of moisture take place। moisture और वाटर वेपर लिखेंगे, ठीक है, टेक प्लेस। समझ में आ गया? तो इट इज द टेम्परेचर टू विच मॉइस्ट एयर मस्ट बी कूल्ड, हमें उस एयर को बहुत इतना जरूर कूल करना पड़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर में, ठीक है ना, बिफोर कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर टेक प्लेस। ठीक है ना, तो कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर कब होगा, जब हम उसे किस पीबी के सैचुरेशन टेम्परेचर में लाएंगे, इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा वहां पे लाएंगे, तब जाके हमें क्या बोलेंगे, हम उसे कि हमारे पास क्या आ गया, डीपीटी आ गया। तो अभी ध्यान से देखेंगे, एक लाइन आप लिखेंगे, ठीक है, एक लाइन आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कि जो डीपीटी होता है वो क्या होता है, टी सैचुरेशन टेम्परेचर एट द रेट ऑफ पीबी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रेशर में जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्यों कहलाएगा? क्योंकि जब इस टेम्परेचर में आपका जो वाटर वेपर आएगा तब जाके ही वो क्या हो पाएगा, कंडेंस हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस लिख लेंगे आप, कूलिंग। ठीक है, और यहां से लेकर और यहां तक, मतलब यदि मैं 1 से लेकर इसे डी पॉइंट बोलूं तो 1 से लेकर डी तक आपका क्या हुआ, मॉइस्चर का टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, लेकिन मॉइस्चर क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। मतलब ओमेगा और पीवी क्या रहेंगे, 1 to D क्या रहेंगे, ओमेगा एंड पीवी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओमेगा एंड पीवी कांस्टेंट रहेगा। देखो ओमेगा चेंज कब होगा दोस्तों, ओमेगा मतलब अभी बोला था ना मैंने, मास ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ ड्राई एयर। इसका मतलब मास ऑफ वेपर तब जाके चेंज होगा जब क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। ठीक है ना, अगर कंडेंसेशन मतलब जो वेपर जो स्टीम हुई वो कंडेंस हुई नहीं, वो क्या वाटर बना ही नहीं, तो मास ऑफ वेपर क्या रहा है, सेम रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कंफर्मेशन देंगे अपनी कि कितनों को समझ में आया। एक बार कंफर्मेशन देखें, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितनों को समझ में आ गया। सर डीबीटी में वाटर कंटेंट भी रहेगा हम लोग का। देखो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जैसे ही आ जाएगा ना दोस्तों, वो कंडेंस हो जाएगा। देखो डीबीटी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, फिर बोलिए जरा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर में, ड्राई बल्ब टेम्परेचर में वाटर नहीं होगा, ऐसा बोलना चाह रहे हो आप? यस सर, ये पूछ रहा हूँ। देखो ड्राई बल्ब टेम्परेचर में वाटर नहीं होगा, मतलब समझ में नहीं आया कि एयर में वाटर नहीं हो सकता, ऐसा बोलना चाहते हो? दोस्त समझ में नहीं आया क्वेश्चन, एक बार। तो जैसे सैचुरेशन टेम्परेचर के पास हम लोग सैचुरेशन टेम्परेचर है, उसके बाद हम लोग अगर टेम्परेचर कम करें तो वहाँ पे वाटर कंटेंट मिल रहा है, तो मॉइस्चर मिल रहा है।
वही हम डीबीटी की बात करें तो वहाँ पे बोलिए। वहाँ पे सर हम लोग को वाटर कंटेंट रहेगा या नहीं रहेगा? डीपीटी के बाद वाटर कंटेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे वो पूरा ड्राई हो जाएगा कि उसको अभी वाटर कंटेंट रहेगा, वाटर वेपर उसमें रहेगा? रहेगा, देखो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। कुछ कुछ क्या होने लगेगा, कंडेंस होने लगेगा, स्टार्ट कंडेंस होने लगेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? देखो होता क्या है, देखो अभी आप फ्रीज से बोतल निकालोगे ठंडे पानी की, ठीक है ना, तो उस आसपास की एयर को क्या मिल जाता है, सैचुरेशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मिल जाता है। इसका मतलब क्या, उसको डीपीटी मिल जाता है अपना, ठीक है ना। उस एयर में जो वाटर वेपर रहता है, ठीक है, उसे डीपीटी मिल जाता है अपना, ठीक है। नेक्स्ट करें हम, ठीक है, तो बोतल ये ली हमने, ठीक है ना, ये 20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है ना। हमारे पास क्या थी, 30 डिग्री सेल्सियस थी। अब अगर इस 30 डिग्री सेल्सियस में जो एयर थी वो क्या थी, सुपर हीटेड थी। अब हमने देखा कि इसका प्रेशर पीबी था, और उस पीबी के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर क्या कहलाता है, डीपीटी कहलाता है। डीपीटी मतलब इस प्रेशर में डीपीटी क्या टेम्परेचर है, सैचुरेशन टेम्परेचर। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। मतलब इस प्रेशर में यदि अगर हम बोलें कि 22 डिग्री सेल्सियस क्या है, डीपीटी है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस वाटर वेपर को, इस एयर में जो वाटर वेपर था उसको 20 डिग्री सेल्सियस में ला दूं, तो वो क्या होने लग जाएगा, कंडेंस होने लगेगा, ठीक है। तो सेम चीज क्या होती है कि एयर आसपास आती है बोतल के, ठीक है, उसे क्या दिखता है, 20 डिग्री सेल्सियस दिखता है, लेकिन उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तो क्या है, 22 डिग्री सेल्सियस है। समझ में आ गया ना। तो उसे उससे भी कम टेम्परेचर जब मिल जाता है, तो उसकी एयर के पास जो मौजूद जो क्या है, एयर के पास जो वाटर वेपर है वो क्या होने लग जाता है, कंडेंस होने लगता है। क्यों कंडेंस, क्योंकि उसे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अपना मिल चुका है। जब उसे उसकी ड्यू फॉर्मेशन होनी थी, कंडेंस होना था, सैचुरेशन टेम्परेचर जो उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग है वो उसे मिल चुका है, इसलिए वो क्या होने लगती है, कंडेंस होने लगती है। गॉट इट? तो एक और चीज है, अनसैचुरेटेड एयर में हम लोग का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगा, 0 होगा या कुछ होगा उसका? किसमें, सैचुरेटेड एयर में? अनसैचुरेटेड एयर। अनसैचुरेटेड एयर में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो कुछ होगा ही यार, मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ एयर। अब आप बोल रहे हो कि सैचुरेटेड मतलब वहां पे कितना होगा, इस पॉइंट पे आपका डाउट है कि यहाँ पे पूरा का पूरा ये वाटर वेपर बन जाएगा कि थोड़ा बहुत ही बनेगा, ऐसा? कहाँ पे आपने दिखाया? मतलब डी पॉइंट में आप कहना चाह रहे हो कि सर जब मैंने यहाँ से डी पॉइंट पे नहीं, मैं 1 पॉइंट पे, 1 पॉइंट। 1 पॉइंट में तो जो ओमेगा निकाला था ना वही होगा, यहाँ पे कुछ एम डी होगा, ओके सर, ओके, समझ गया। ठीक है। अब ऐसा मत समझो कि अब ड्राई एयर जो पार्ट है दोस्तों की वो सिर्फ एक फ्लास्क का, मतलब कुछ थोड़ी बहुत एयर है, ठीक है, कि वो यहाँ पे डी पॉइंट में आ गई और पूरी की पूरी कंडेंस हो गई, अब वाटर वेपर क्या बचा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। अब एयर तो बहुत सारी है दोस्तों, तो ये हम सिर्फ एक प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन में। देखो आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर समझ में आ गया, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर समझ में आ गया। ड्राई बल्ब टेम्परेचर मतलब एयर का जो टेम्परेचर है उसे क्या बोलते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। एयर का टेम्परेचर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इसलिए इसको लिख भी लो एक बार, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, it is the temperature of moist air, it is the temperature of moist air, indicate by a simple ordinary, indicate by सिंपल ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, ठीक है।
ठीक है। देखो बात यहीं से शुरू हुई थी दोस्तों कि हमने बोलते हैं ना कि आज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है या 38 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। तो वो क्या बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है मॉइस्ट एयर का। लेकिन हमने क्या पता है, हमने पढ़ा है अभी तक कि ये मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर क्या बताया है, डीवीटी बताया है, ठीक है। और हमने पढ़ लिया है कि इस मॉइस्ट एयर में क्या होता है, ड्राई एयर भी रहता है और वाटर वेपर भी रहता है, ठीक है। और आपको पता है कि इन दोनों का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, डीवीटी रहेगा। इसका मतलब ड्राई एयर का भी डीवीटी रहेगा, वाटर वेपर का भी डीवीटी रहेगा, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको ये भी बता दिया है कि वाटर वेपर क्या होता है, या तो सुपर हीटेड रीजन में रहता है या तो सैचुरेटेड रीजन में होता है, ठीक है। जहां तक मैंने बता दिया, इसका मतलब वाटर वेपर है उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, डीवीटी में रहेगा, ठीक है ना। अब यहीं पे सेम चीज मैं बोल रहा हूँ कि हमारा वाटर वेपर 1 पॉइंट में है, तो इस 1 पॉइंट का टेम्परेचर कितना है, इतना टेम्परेचर है जो ये लाइन बताई मैंने। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर इस पॉइंट का टेम्परेचर इतना है तो इस पॉइंट का इसको क्या बोलेंगे हम, डीवीटी बोलेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया ना 1 पॉइंट का। और डीपीटी किसे बोलते हैं, जब इस प्रेशर में वो चीज कंडेंस होने लगेगी, ठीक है ना। अगर किसी एयर का वाटर वेपर कंडेंस होने लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, डीपीटी बोलते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि सर वो कंडेंस कब होगी, तो वो कंडेंस कब होगी, जब टी सैचुरेशन आएगा किस में, पीबी में, मतलब पीबी के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा। अब बोलेंगे सर कि सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होगा पीबी के करस्पॉन्डिंग, तो ये वाला टेम्परेचर जहां पे फेज चेंज होता है, ठीक है ना, ये वाला टेम्परेचर क्या होता है, सैचुरेशन टेम्परेचर होता है दोस्तों, ठीक है ना। और ये क्या चले गया, ये चले गया सुपर हीटेड रीजन में, ये चले गया सब कूल रीजन में। यहाँ क्या था, लिक्विड, यहाँ क्या था, लिक्विड प्लस वेपर। मतलब इस टेम्परेचर में क्या बनता है, या तो लिक्विड से वेपर बनेगा और या तो वेपर से लिक्विड बनेगा। तो इसका मतलब वेपर से लिक्विड बन रहा, मतलब यही यही इस प्रेशर में यही एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे वो कंडेंस होना स्टार्ट हो सकता है। समझ में आ गया, इसीलिए इसे डीपीटी बोला, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। अभी थोड़ा सा बोर ना हो जाए आप, अगर एक क्वेश्चन होगा तो उससे मैं देखता हूँ, अगर अभी वो सॉल्व करने लायक होगा तो देखते हैं, ठीक है। अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला नहीं आ रहा समझ में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला टर्म है। अभी नहीं हो पाएगा दोस्त, अभी पहले एक चीज और पढ़ लो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ लो, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसे क्या बोलते हैं, फाई भी बोलते हैं, ठीक है, और आर एच भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर एम बी इन ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए मास, ठीक है, लिख लेते हैं। रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर एम बी, ठीक है ना, इन ए सर्टेन वॉल्यूम, in a certain volume of a moist air at a given temperature the mass of water vapor
MBS लिख रहा हूँ, ठीक है, MBS इन द सेम वैल्यू, इन द सेम वॉल्यूम of saturated air. ठीक है, ध्यान से देखिए, रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर MB इन अ सर्टेन वॉल्यूम V, ठीक है, ऑफ ए मॉइस्ट एयर एट ए गिवन टेम्परेचर टू द मास ऑफ वाटर वेपर MBS इन द सेम वॉल्यूम ऑफ ए सैचुरेटेड एयर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, अब इस चीज को समझ में आ गया तो देख लेंगे, एक बार देख लेते हैं कि कितने लोग हैं। 19 पहुंच गई जनसंख्या। ये बताइए भूख तो नहीं लगे, कल करें क्या कंटिन्यू? एक बार बोल दीजिए कमेंट बॉक्स। जी सर, भूख लग गया है सर। नीरज कुमार भूख लग गया, और अवकाश कुमार यस सर। आदित्य कुमार कंटिन्यू, यस सर भूख लगा है। नागेश्वर कुमार, अजय विकास यस सर। चलो तो इसे अभी छोड़ ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मतलब टाइम लगेगा, ठीक है प्रभाव। ठीक है, तो कल करते हैं कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि तो कल थोड़ा सा क्या करेंगे, हम जल्दी आ जाएंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। ठीक है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ दोस्तों अच्छे मतलब धीरे धीरे, नहीं तो मैं भी फॉर्मूले करवाता और फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि सर ये टेम्परेचर किसका है, ये प्रेशर किसका है। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप मतलब डाटा एक्सट्रैक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको क्वेश्चन में, क्योंकि कई सारे प्रेशर देखते हैं कहीं। हाँ प्रभास सर, ये तो क्लीन से डेफिनेशन वाला सर। ठीक है, तो आज के अभी रुकिए तो प्रभास, कल हम क्या करेंगे, 6 बजे मिल जाएंगे। ठीक है, 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी कल। ठीक है दोस्त, कल 6 बजे से स्टार्ट हो गए, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और दूसरा यहीं से हम कल क्वेश्चन भी लगाएंगे, कल हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज हमने 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, बाकी किसी को डाउट है तो वो पूछिए अभी।